स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, सेविंग फंक्शन क्या होता है। ये बहुत सारी चीज़ें जो हमने इसमें पढ़ी थी, उसी की मदद से हम ये जो है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था इसमें एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड होता है, एग्रीगेट डिमांड इज द डिमांड फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर कि जितने भी एक साल में हमें गुड्स और सर्विसेज की ज़रूरत है उन सब गुड्स को मिला के हमारी एक एग्रीगेट डिमांड को पूरा करते हैं, या हम इसको बोलते हैं टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। उस सब एक्सपेंडिचर को भी जब हम टोटल करेंगे तो भी वो हमारे एग्रीगेट डिमांड के बराबर होता है। इसी तरह से हमने पढ़ा था एग्रीगेट सप्लाई के टोटल number of goods and services supplied in the market in an accounting year। एक गिवन पीरियड में जो हम सारे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं या सप्लाई करते हैं तो उसको बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। उसी के साथ हमने पढ़ा था कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन हमने पढ़ा था फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम, दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन फंक्शन। इसी तरह से हमने पढ़ा था सेविंग फंक्शन, द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम, दैट इज कॉल्ड सेविंग फंक्शन। उसके बाद पढ़ा था हमने प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव। जो हमारा कंजम्पशन फंक्शन है उसी को हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलते हैं। प्रोपेंसिटी का मतलब हो गया झुकाव, हमारा कंजम्पशन की तरफ झुकाव कैसा है, या सेविंग की तरफ झुकाव कैसा है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में हमने पढ़ा था दो उसके टाइप्स पढ़ी थी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमने पढ़ा था कि रेशियो बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम, दैट इज कॉल्ड एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमने पढ़ा था द रेशियो बिटवीन द चेंज इन कंजम्पशन टू द चेंज इन इनकम। दोनों का जो चेंज या इंक्रीज इन इनकम और इंक्रीज इन कंजप्शन में जो रेशो है उसको बोलेंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसी तरह से एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, द रेशो बिटवीन सेविंग एंड इनकम, दैट इज कॉल्ड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो पढ़ा था हमने कि रेशो बिटवीन द चेंज इन द सेविंग एंड चेंज इन द इनकम, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इसी तरह से जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, इसके मेन जो फैक्टर्स हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, इन दो की वजह से है, इनकी दो की मदद से ही इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो हम ये जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं केन्स, J.M. केन्स, explain determination of equilibrium level of income and employment which can be explained by the following two approaches। वो कौन सी approaches हैं? नंबर 1 aggregate demand and aggregate demand and aggregate सप्लाई अप्रोच। और नेक्स्ट आ गया सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ये दो अप्रोचेज हैं
हम इनसे एक इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम भी कैलकुलेट कर सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या आउटपुट भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इन तीनों चीज़ों से। तो एग्रीगेट डिमांड हमने पढ़ा था क्या होता है, पहले पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। तो एग्रीगेट डिमांड क्या है? एग्रीगेट डिमांड is the sum total of goods and services demanded in an economy during an accounting year या ड्यूरिंग एन गिवन पीरियड जो है। ये आ गया हमारे पास एग्रीगेट डिमांड, या इसको हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड को और भी बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड इज द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर on all the goods and services in an accounting year। क्या एक अकाउंटिंग ईयर में जो टोटल सम ऑफ एक्सपेंडिचर है उसको भी हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड, या एग्रीगेट डिमांड को हम बोलते हैं दैट इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये हमने पहले भी पढ़ा था, एग्रीगेट डिमांड पढ़ा था, उसमें इसके कंपोनेंट्स पढ़े थे। एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर पढ़ा था हमने, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पढ़ा था, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर पढ़ा था, और इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये जो है नेट एक्सपोर्ट्स, वो सब मिला के हमारे पास आ जाती है एग्रीगेट डिमांड। तो यहाँ पर हम इसमें क्या आ गया? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इसको हम बोलेंगे एग्रीगेट डिमांड। इसी तरह से जब हम पढ़ेंगे एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई आ गया कि total goods and services produced in an accounting year are supplied in an accounting year, या इसको हम बोल सकते हैं aggregate supply is the money value of all the goods and services produced in an economy during an accounting year। एग्रीगेट डिमांड का आ गया हमारे पास कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, लेकिन एग्रीगेट सप्लाई के मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन, जिसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम भी बोलते हैं, that is also called national income। टोटल जब मनी वैल्यू जो हम टोटल करेंगे दैट इज इक्वल टू नेशनल इनकम, या हम बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई दैट इज इक्वल टू वाई, वाई हमने रिप्रेजेंट किया था इनकम के लिए, या दैट इज इक्वल टू जो हमारे पास इनकम है उसको हम क्या करते हैं, या तो उसको हम कंज्यूम कर देते हैं या तो हम सेव कर देते हैं। कंजप्शन प्लस सेविंग, ये दो चीज, या तो हम अपने इनकम को कंज्यूम कर देते हैं या सेव कर देते हैं। ये आगे हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड जो हमारी क्या बनती है, कंजप्शन प्लस कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर।
ये आ गया टोटल इनकम हमारी, आ गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग एक्सपेंडिचर। या तो हम कंज्यूम कर देंगे सारी इनकम, या कुछ कंज्यूम करेंगे और कुछ सेव करेंगे। इसको भी आगे हम एक टेबल में यानी शेड्यूल में समझने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से है, हम देखते हैं कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ते जाती है, या जैसे जैसे सप्लाई बढ़ेगी डिमांड भी बढ़ेगी, या डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी। और जब सप्लाई बढ़ेगी तो हमारी इनकम भी बढ़ेगी, जब इनकम बढ़ेगी तो उस वक्त एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। तो इसको हम एक टेबल से समझने की कोशिश करेंगे और फिर डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ वी कैन कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो हम एक ले लेते हैं शेड्यूल, टेबल एक ले लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट, लैक्स में, फिर इनकम क्रोर्स। हम एक इकॉनमी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी कर रहे हैं उस वक्त हम एक स्टडी एक इकॉनमी की ऑन द होल कर रहे हैं, ना कि इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे हैं। फिर उसके बाद आ गया कंजम्पशन, जिसको हमने पहले भी सी से रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद आ गया सेविंग, एस से रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद आ गया इन्वेस्टमेंट, उसके बाद आ गया एग्रीगेट सप्लाई, एएस। उसके बाद आ गया एग्रीगेट डिमांड, एडी। उसके बाद हम रिमार्क्स में क्या देखते हैं, एम्प्लॉयमेंट ज़ीरो, इनकम कितनी हो गई। जब एम्प्लॉयमेंट ज़ीरो है तो ज़ीरो इनकम, कोई काम नहीं कर रहे, कमाई भी कुछ नहीं। इनकम को हमने वाई से प्रेजेंट कर दिया। इसी तरह से कंजम्पशन, जीने के लिए तो हमें कुछ ना कुछ कंज्यूम करना है, नेसेसरी आइटम्स पे हमने खर्चा तो करना ही करना है। कंजम्पशन तो कुछ ना कुछ होगा ही। मान लो 40 करोड़। इसी तरह से सेविंग, जब इनकम कुछ नहीं है, कंजम्पशन ही हमारा 40 हो गया, तो इसका मतलब सेविंग हमारे पास आ जाएगा -40। इन्वेस्टमेंट, वन टाइम इन्वेस्टमेंट मान लो 40 करोड़ की कर दी है। उसके बाद यहाँ तक चलते हैं, फिर बाकी वाला बाद में कैलकुलेट करते हैं। अगर हम मान लेते हैं हमारे पास 10 लाख एम्प्लॉयमेंट है, थोड़ा जल्दी करते हैं, ऐसे टाइम लग जाए। 10, 20, 30, 40, 50, 60,
ये आगे डिफरेंट स्टेजेस आगे एम्प्लॉयमेंट के, 0 एम्प्लॉयमेंट, 10 लाख अगर एम्प्लॉयमेंट है तो हमारी इनकम कितनी जनरेट होती है, 30 लाख एम्प्लॉयमेंट है तो इनकम कितनी जनरेट होती है, 40 लाख अगर एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि जैसे जैसे हमारी डिमांड बढ़ते जाएगी वैसे वैसे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता जाएगा, तो वैसे एग्रीगेट सप्लाई जो है वो भी बढ़ते जाएगी और साथ में हमारी इनकम जो है वो भी बढ़ते जाएगी। इसी तरह से जब 10 लाख एम्प्लॉयमेंट है तो मान लो हमारी इनकम हो गई 100 करोड़, 20 लाख पे मान लेते हैं 200 करोड़, 300 करोड़, 400, 500, 600 करोड़, ये हमारी इनकम बढ़ गई। लेकिन कंजम्पशन देखो, जब हमारी कोई इनकम नहीं थी कंजम्पशन उस वक्त भी थी। इसी तरह से जब हमारी इनकम हो गई 100 करोड़, हमारी कंजम्पशन है 120 करोड़। इसी तरह से जब हमारी इनकम बढ़ गई 200 करोड़, हमारी कंजम्पशन भी बढ़ गई 200 करोड़। हमारी इनकम बढ़ गई 300 करोड़, कंजम्पशन बढ़ गई 200। अब कंजम्पशन कम हो गई, जितनी इनकम है उतनी उसको हम कंज्यूम नहीं कर रहे। इसी तरह से 400 तो 360, 500, 440, 600, 520। ये हमारी इनकम 0 है तो हमारा कंजप्शन 40 करोड़ है। इसी तरह से हमारी इनकम 100 तो एक्सपेंडिचर 120। कोई भी हम इसका यूनिट्स लाख, करोड़ और मिलियन डॉलर्स में जो भी डालेंगे उसको बोलेंगे। इसी तरह से इफ और इनकम इज 200, एक्सपेंडिचर इज आल्सो 200, दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 200। इसी तरह से जब हमारी इनकम हो गई 300, एक्सपेंडिचर आ गया 280, इनकम 400, एक्सपेंडिचर 360, एक्सपेंडिचर 500, एक्सपेंडिचर 440, इनकम आ गई 600 करोड़, एक्सपेंडिचर आ गया 520। अब हम देखते हैं हमारी सेविंग कितनी बनती है। यहाँ से अब हम सेविंग, अगर हमारे पास इनकम और कंजम्पशन दिया हुआ है तो हम सेविंग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सेविंग कितनी आएगी, यहाँ पर 100 करोड़ इनकम है, 120 करोड़ एक्सपेंडिचर है, इसका मतलब है सेविंग फिर -20 करोड़ आ गई हमारी। इतना कर्जा हो गया हमारा। इनकम 200 करोड़, एक्सपेंडिचर 200 करोड़, सेविंग 0। इनकम 300 करोड़, एक्सपेंडिचर 280, सेविंग आ गया हमारे पास 20 करोड़। इसी तरह से 400, इनकम 360, 40 करोड़, 60, 80। तो हमने देखा कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है हमारी कंजम्पशन भी बढ़ रही है और हमारी सेविंग भी बढ़ते जा रही है। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट, वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया है 40 करोड़, इन्वेस्टमेंट्स हैं। अब हमने निकालना है एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड जो है किसके बराबर होता है। तो आपको पता है एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर होता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग एक्सपेंडिचर। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, कंजम्पशन प्लस सेविंग दैट इज इक्वल टू 0। 120 माइनस 20 करेंगे तो हमारी एग्रीगेट सप्लाई हो जाएगी 100 करोड़। 200 प्लस 0 तो 200, 280 प्लस 20 तो 300, 360 प्लस 40 तो 400, 440 प्लस 60 तो 500, 520 प्लस 80 तो 600। हमने यहाँ पर देखा कि जो एग्रीगेट सप्लाई जो है वो हमारी इनकम के बराबर है। एग्रीगेट सप्लाई हमने कहा था द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकॉनमी। उसको हम नेशनल इनकम भी बोलते हैं कि सारी सप्लाई की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होती है, इनकम के बराबर। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 0 लेवल पे एग्रीगेट सप्लाई भी 0, 100 करोड़ इनकम है तो 100 करोड़ एग्रीगेट सप्लाई है, 200 करोड़ एग्रीगेट इनकम है तो 200 करोड़ सप्लाई है।
तो एग्रीगेट सप्लाई और इनकम जो हमारी इक्वल आएगी। इसी तरह से अब हमने निकालना है एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर होता है? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। अब हम देखेंगे 40 प्लस 40 80, 120 प्लस 40 160, 200 प्लस 40 240, 280 प्लस 40 320, 360 प्लस 40 400, 440 प्लस 60 500, 580, 440 प्लस 40 that is equal to 580, 520 plus 40 that is equal to 480 और 560। ये आ गया हमारे पास एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। इस रिमार्क्स में हम देखेंगे यहाँ एग्रीगेट सप्लाई कम, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा, एग्रीगेट सप्लाई कम, डिमांड ज़्यादा, एग्रीगेट सप्लाई कम, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा, एग्रीगेट सप्लाई कम, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा। ये स्टेज आ गया वेयर एग्रीगेट डिमांड इज़ ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। अब ये एक स्टेज हम देखेंगे यहाँ पर आ गया एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, और ये स्टेज हम देखेंगे यहाँ पर आ जाएगा एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। यहाँ पर डिमांड बढ़ जाती, कम हो जाती है, और एग्रीगेट सप्लाई जो है, एग्रीगेट सप्लाई आ गई 500 तो डिमांड आ गई 480, एग्रीगेट सप्लाई आ गई 600, डिमांड आ गई 560। तो ये 3 स्टेजेस आ गए इसकी। तो जो हमारा मकसद है पढ़ने का, जो हमारा टॉपिक है कि हाउ वी कैन डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जो हमारी फर्स्ट अप्रोच थी एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, इसमें क्या होता है कि इक्विलिब्रियम लेवल एक ऐसी वो पोजीशन होती है जब एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जब इक्वल होंगे, दैट पोजीशन विल बी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो हम देखते हैं यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड हमारे 400 करोड़ 400 करोड़, तो इस स्टेज को हम बोलेंगे ये हमारी स्टेज जो है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है। इस सब को अगर हम डायग्राम से भी शो करेंगे तो आपको बड़े आसानी से समझ आ जाएगा कि हाउ वी कैन डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो हम इसको डायग्राम से भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ले लेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम ले लेंगे इनकम ले लो, एम्प्लॉयमेंट ले लो, आउटपुट भी ले सकते हो, $100, $200, $300, $400, $500, $600। इसी तरह से वाई एक्सिस पे हम ले लेंगे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। ये आ गया 100, 200, 300, 400, 500, 600। यहाँ पे आ गया एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। जब हमने एग्रीगेट सप्लाई पहले पढ़ा था तो उसका जो ग्राफ हमने ड्रा किया था एक ऐसी, क्योंकि इनकम और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होते हैं तो उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनता है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री बनाता है। इसका मतलब हो गया जो इस पोर्शन को 2 बराबर हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये भी 45 ये भी
45। तो ये आगे हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई कर्व, या इसको बोलेंगे C प्लस S कर्व। इसी तरह से एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड जब हमारी इनकम ज़ीरो है, डिमांड तब भी कुछ ना कुछ होती है, तो इसलिए हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वाई एक्सिस से स्टार्ट होके ऐसे 400 पे हमारा क्या था, ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आ गया। ये आ गया एग्रीगेट डिमांड और C प्लस I कर्व। यहाँ हम 300 पे देखते हैं कि ये ग्राफ बनता है, या 500 पे ये जो लेवल आता है जहाँ हमारे पास एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल आता है, इस पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, अगर आप निकाल रहे हो तो इनकम, एम्प्लॉयमेंट निकाल रहे हो तो एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट निकाल रहे हो तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। ये पॉइंट आ जाएगा जहां एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। ये अगर हम इससे पहले वाला कोई पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट ले लेते हैं, E1, ये ले लेते हैं E2। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एग्रीगेट डिमांड जो है, ये क्योंकि एग्रीगेट डिमांड कर्व है, एग्रीगेट डिमांड कर्व ज़्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है कम है। यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। तो जब एग्रीगेट डिमांड कर्व ज़्यादा, यानी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, और ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा उस डिमांड को मीट करने के लिए, तब तक कि जब तक ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ ये जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम तक ना पहुंच जाए, यानी ऐसे पॉइंट तक ना पहुंच जाए जहां पर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगा, वहां तक पहुंच जाएंगे। वो पॉइंट जो आ जाएगा हमारे पास इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आएगा, ये आ जाएगा अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ, अंडर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। ये यहाँ पर इक्विलिब्रियम लेवल जो है नहीं, यहाँ पर क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। लेकिन अगर हम ये पॉइंट ले लें, यहाँ पर आगे एग्रीगेट सप्लाई जो है ज़्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है, एग्रीगेट डिमांड कम है। तो जब डिमांड कम होगी, सप्लाई ज़्यादा होगी, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, उसको प्रोडक्शन कम करेगा, उसका एम्प्लॉयमेंट कम करेगा। तब तक ऐसे कम करेगा जब तक इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम तक ना पहुँच जाए, कि ऐसी जगह तक पहुँच जाए जहाँ एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। तो ये पॉइंट जो आ जाएगा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ऐसे इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल। इसी तरह से है, जब हमने देखा कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड हमें मालूम है कि C प्लस I इज इक्वल टू एग्रीगेट कंजम, सप्लाई इज इक्वल टू हमारे पास आ गया है C प्लस S, ये C और C कैंसल, I इज इक्वल टू S। यानी इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग अप्रोच जब हम लगाएंगे तब भी हमारा इक्विलिब्रियम लेवल कब आएगा, जब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दैट इज इक्वल टू सेविंग एक्सपेंडिचर, यानी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर सेविंग एक्सपेंडिचर के बराबर होगा। वो जो पॉइंट होगा दैट विल बी आल्सो एन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। उससे अगर इन्वेस्टमेंट कम होगी, सेविंग ज़्यादा होगी, तो भी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नहीं मिलेगा हमें, या सेविंग ज़्यादा होगी,
इन्वेस्टमेंट कम होगी तब भी इक्विलिब्रियम लेवल हमें नहीं मिलेगा। तो हमने ये सप्लाई को कम या ज़्यादा करना है तब तक जब तक हम ये पोजीशन जो है हासिल ना कर लें, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है सेविंग एक्सपेंडिचर के बराबर आ जाएगा। तो सेम इसी तरह से ये भी ग्राफ ड्रा होगा। इसी तरह से जो हमने टेबल ड्रा किया था वहाँ आपने जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई लेना नहीं है, सिर्फ सेविंग और इन्वेस्टमेंट लेना है। ग्राफ ड्रा करेंगे तो सेम ग्राफ ड्रा होगा, जिससे आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हल हो जाएगा और इक्विलिब्रियम लेवल को आप आराम से निकाल सकते हो कि वो पॉइंट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम होगा जहाँ पर इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग बराबर होगा। तो ये था आज के लिए आपके टॉपिक। नेक्स्ट के लिए थैंक यू।